हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप एमपीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आया है एमपीटेट 2021 एग्जाम के लिए। और इस बैच कोर्स में आपको इंडिया के जितने भी सभी टॉप के एजुकेटर्स हैं वो एक साथ मिल जाएंगे। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ये सबसे बेहतरीन मौका है सब्सक्रिप्शन लेने का। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो पहले आपको मिल रहा था 4500 का, तो अभी 80% का डिस्काउंट चल रहा है। तो ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ 899 में, और इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लोगे ABRG10 तो आपको 10% का डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। और आपको पता होगा अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा ABRG10। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 24 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा जो है उसके लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा है, तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है, तो आप याद रखेंगे विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिन नाम। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है, वो है मासिन नाम। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन है, तो महाद्वीप जो है वो है दक्षिण अमेरिका। अब देखो दोनों क्वेश्चन में अंतर है। सर्वाधिक वर्षा वाला अगर स्थान पूछेंगे तो आंसर होगा मासिनराम जो कि मेघालय भारत में है। और सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप पूछेंगे तो आंसर होगा साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है कि सिल्वी कल्चर का संबंध किसके साथ है। तो भाई सिल्वी जो कल्चर है उसका संबंध है किसके साथ, तो सिल्वी कल्चर का संबंध है वन एवं वन उत्पाद के संरक्षण से। सिल्वी कल्चर के अंतर्गत वन एवं जो वन उत्पाद है उनका संरक्षण जो है तो वो किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये स्थित है चंदौली में, और चंदौली जो है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। चंदौली कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है तो आप याद रखेंगे वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पहला नहीं, ध्यान रखेंगे। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश का जो है पहला वन्य जीव अभ्यारण्य था। कौन, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि चंदौली है, चंदौली में है। चंदौली में आपको पता होगा कि मुगलसराय स्थित है। चंदौली में क्या स्थित है, मुगलसराय, जिसका नाम बदलकर इस कर दिया गया है अब क्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। मुगलसराय एक बहुत बड़ा स्टेशन है जो कि यूपी में है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सांप। सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में झूम खेती होती है। झूम खेती स्थानांतरित खेती का एक प्रकार है। तो भारत के किस राज्य में झूम खेती होती है, इसका सही आंसर है मेघालय। और आप ध्यान रखेंगे कि ये खेती जो है ये भारत में प्रतिबंधित खेती के अंतर्गत आती है। अब इसको करना बैन है। ये एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। तो इसमें जब कहीं पर खेती की जाती है तो वहां पे पेड़ों को काट दिया जाता है और वहां पर आग लगाकर जमीन को साफ कर दिया जाता है, उसके बाद में वहां पे खेती की जाती है। फसल काटने के बाद में किसी दूसरी जगह पर यही सेम प्रोसेस अपनाया जाता है। तो काफी ज्यादा इससे लॉस होता है भूमि का, इसलिए ये खेती जो है इसको प्रतिबंधित खेती कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो शुष्क बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, याद रखेंगे। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न है कि वह लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं। तो वह लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण। वह लवण जो जल का अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है जल को, पानी को, उसको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बिरजू महाराज जो है इनका संबंध है कथक से। और कथक नृत्य का संबंध अगर पूछे कहां से है, तो आप याद रखेंगे कथक जो नृत्य है उसका संबंध है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कथक का संबंध कहां से है, उत्तर प्रदेश से, याद कर लीजिएगा। जब ये कथकली केरल से है, मणिपुरी मणिपुर से है, मोहिनी अट्टम जो है ये भी आपका केरल से है। अगला प्रश्न है कि बाबा आमटे का संबंध किस पर्यावरण आंदोलन से है। तो बाबा आमटे का जो संबंध है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और जो मेघा पाटेकर हैं, तो इन दोनों का जो संबंध है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जो है इनका जो संबंध है वो है चिपको आंदोलन से, ध्यान रखेंगे। और एपिको आंदोलन जो है इससे संबंध है पांडुरंग हेगड़े का। और अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन बेल्ट आंदोलन, तो याद रखेंगे बंगारी मथाई, बंगारी जो मथाई है
इनका संबंध जो है वो है ग्रीन बेल्ट आंदोलन से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मीथेन गैस के उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो निम्नलिखित में से मीथेन गैस के उत्पादन वाला जो क्षेत्र है वो है धान का खेत। धान के खेत से मीथेन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं जैसे कि गाय भैंस, तो उनसे जुगाली के समय भी यही गैस रिलीज होती है। अगला प्रश्न है कि ताजमहल को क्षति किस कारण पहुंच रही है? किस कारण ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है, ताजमहल के रंग को नुकसान हो रहा है? तो आपका सही आंसर है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण होती है अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन, जिस कारण ताजमहल का जो रंग है वो फेड हो रहा है। ठीक है, याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो साइलेंट वैली जो है वो स्थित है केरल में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। और साइलेंट वैली को बचाने के लिए साइलेंट वैली एक आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, साइलेंट वैली अगर आपसे पूछा जाए कि आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखेंगे साइलेंट वैली आंदोलन जो है वो हुआ था 1973 में। चिपको आंदोलन भी हुआ था 1973 में और साइलेंट वैली आंदोलन भी हुआ था 1973 में। और ये स्थित है कहाँ? केरल में। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण के लिए किस पद का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर आपका है स्वस्थानीय संरक्षण। देखो, स्वस्थानीय संरक्षण जो होता है तो इसमें जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि आपका नेशनल पार्क हो गया, या फिर आपका वन्यजीव अभयारण्य हो गया, या फिर आपका जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया। इसमें उनको उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। और अगर उनको जो है कहीं कृत्रिम आवास, प्राकृतिक अधिवास की जगह पे कृत्रिम अधिवास में संरक्षित करने का प्रयास करें तो वो कहलाता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। और इसके अंदर आपका जैसे कि चिड़ियाघर है, एक्वेरियम है, टेरेरियम है, ये सभी चीजें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके टिक कर देता हूं मैं। सविस्थानीय संरक्षण, प्राकृतिक अधिवास होगा तो सविस्थानीय, और अगर कृत्रिम आवास होगा तो बाह्य स्थानीय। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? सही आंसर है मोटर गाड़ियों से निकला हुआ धुआं। तो निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग का क्या एक प्रमुख कारक है? तो आप याद रखेंगे मोटर गाड़ियों से निकला हुआ जो धुआं है वो ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से धातु में प्रस्तर जो है वो कहा जाता है अयस्क को। अब ये होता है क्या, आप समझ लें। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो वो होती है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम की जो अयस्क है जिससे एल्युमिनियम मिलता है जिस चट्टान से, वो होती है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट जो है ना, इसको एल्युमिनियम का अयस्क कहेंगे, यानी कि ओर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किसका? तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे हैं, तो याद रखेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अवशोषण करते हैं, जबकि ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल पर। देखो, भूकंप मापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने का यंत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ पर जो स्केल लगा होता है वो होता है रिक्टर स्केल। तो इससे भूकंप की तीव्रता का पता चलता है। अगला प्रश्न है कि महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का क्या कारण है? तो महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का जो कारण है वो है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। जो उत्तरी ध्रुव है यानी कि नॉर्थ पोल, और जो दक्षिणी ध्रुव है यानी कि साउथ पोल, तो यहाँ पे जो बर्फ पिघल रही है उस कारण महासागरों के जल का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। अगर वृक्षों को लगाएंगे तो वायु प्रदूषण कम होगा। ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।